नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब गन्ना और जिन्ना पर ही केंद्रित हो रही है और जेपी नड्डा ने अखिलेश पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी बबुआ कहकर संबोधित किया है। बता दें आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में ब्रज की चुनावी रणनीति से ही बूथ अध्यक्षों को रूप करवाया है और जीटी रोड में मौजूद सैनिक पड़ाव में ब्रज प्रांत के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे जेपी नड्डा ने सपा पर हमला बोला है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बबुआ कहकर अखिलेश पर करारे प्रहार भी किए हैं। जेपी नड्डा ने राम मंदिर निर्माण सहित गन्ना किसानों का भुगतान और किसान सम्मान निधि की बातें बूथ अध्यक्षों से की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि माफिया राज खत्म करने और कोरोना का बेहतरीन प्रबंध करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। दोनों नेताओं के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही और जीटी रोड में मौजूद सैनिक पड़ाव के मंच से मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन पर देश और प्रदेश की तारीफ भी की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रूस, यूरोप और चीन में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को बेहतरीन प्रबंध किया है और कोरोना संक्रमण के दौर में बीजेपी ने काम भी किया है। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बबुआ कहा थे और सभी को हम क्वारंटीन कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार भी कर रहे थे। अन्य योजना का शुभारंभ हो रहा था और बीजेपी के ही 28,000 बूथों के कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं, महारैली में आए थे और बूथ अध्यक्ष वैक्सीन दिलाने का संकल्प ले। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि पिछली सरकार की नियम खराब थी और माफिया के पास जाता था और गरीब देखता रह जाता था। पहले माफिया हावी था, आज पुलिस माफिया पर हावी है। माफिया जान बचाने के लिए मारा फिर रहा है और विपक्ष सपने में खोया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और 18 तारीख को ही पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। और ये भी कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वर्गणीय विकास पर भी कर रही है। बूथ जीता तो 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कार्यकर्ताओं से पूछा कि राम मंदिर सपा की सरकार में बन जाता है, काशी विकास नहीं होता और इसके साथ ही आस्था का सम्मान बीजेपी सरकार ने किया। जेपी नड्डा ने संबोधन में यह भी कहा कि देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जन सैलाब कोई जनसभा नहीं है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। बूथ के अध्यक्षों को बधाई दी और नड्डा ने यह भी कहा कि केंद्र और प्रदेश ने जो भी वादा किया था उसे करके दिखाया है। नेतृत्व ने जो काम किया उसमें करोड़ों कार्यकर्ताओं ने कोरोना में ही लोगों को सेवा की और बूथ अध्यक्ष के जो नेता यहाँ हैं वे भी मंच पर बैठेंगे। ये काम बीजेपी ने किया है। और परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक पार्टियों में क्षेत्रवाद और वंशवाद हावी है। सभी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिन्ना के नाम पर कोई जी रहा है, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है और एक विधान, एक संविधान और एक प्रावधान के साथ हो गया। और इसके साथ ही कश्मीर में बीजेपी ने 370 को समाप्त किया और इसके साथ ही कहा कि 3 तलाक को बीजेपी ने खत्म किया। अखिलेश पर प्रहार करते हुए राम मंदिर उनकी सरकार में नहीं बनता और पूर्व की सरकारें किसानों के साथ छलावा करती हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही आज कांग्रेस ने मेगा रैली की और सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आई है। सोनिया, राहुल के अलावा कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर अपने कद्दावर नेता को ही मंच पर जमा कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया। जयपुर के विधान नगर में ही स्टेडियम में आपको बता दें कांग्रेस का विशाल मंच सजाया गया और चारों ओर सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पोस्टर लगे हुए थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर जमा हुए थे। और इस दौरान ही राहुल गांधी ने कहा कि देश की हालत आप सबको दिख रही है, ये रैली महंगाई और बेरोजगारी के बारे में है और लेकिन देश की जो आज हालत है वो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के सब को लेकर भी संगठन और एक हाथ में है और मंत्री के दफ्तर में आरएसएस के ओएसडी बैठे हुए हैं और इस देश को जनता नहीं
चला रही बल्कि 3-4 पूंजीपति जो है वो चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सरकार केंद्र में है वो जनता की भलाई नहीं चाहती। हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने आवास से 10 किलोमीटर दूर किसानों से मिलने नहीं जा पाए, लेकिन पूरी दुनिया घूम आए। ये सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका ने यह भी कहा कि 70 सालों की रट छोड़िए मोदी जी, और आप ये बताइए कि आपने 7 सालों में क्या किया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रियंका गांधी ने यह भी कह दिया कि आप इस रैली में इसलिए आए हैं क्योंकि महंगाई की वजह से आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि रसोई का सिलेंडर 1000 का हो गया है। और प्रियंका ने यह भी कहा कि ये सरकार जितना विज्ञापन पर खर्च करती है उतना किसानों पर खर्च नहीं करती। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमसे बीजेपी चुनाव आते ही चीन की बात करेगी और किसी और देश की बात करेगी, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी। आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों है? आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार से एक मजबूत भविष्य मांगिए। महंगाई सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है और ये मेरे भाई राहुल गांधी की लड़ाई है, ये सोनिया गांधी की लड़ाई है, ये मंच पर बैठे हर एक कांग्रेस की लड़ाई है। किसान आंदोलन को लेकर अपनी भी पार्टी में सरकार के खिलाफ मुखर रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रखकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। सांसद गांधी के आपको बता दें कि रविवार को ही बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे गए हैं। उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझाव की लिस्ट संसद में सौंपी है और इसके साथ ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर के मसौदे को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के किसानों और सरकार ने लंबे वक्त से तमाम उद्योगों के भीतर और बाहर कृषि संकट का बहस की है और अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है। कानून में मेरे मुताबिक किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रख दिया है। इस पर किसी भी तरह की आलोचना का स्वागत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद से ही वरुण गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी और पत्र में उन्होंने कहा था कि मेरा निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी तत्काल निर्णय होना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की थी। वहीं सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी घटना को लोकतंत्र पर धब्बा भी बताया था। लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ाने का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है। आरोपों के मुताबिक लखीमपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और तभी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने तेज स्पीड में कार लाकर किसानों पर चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों की मौत भी हो गई थी। पूर्वांचल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी ने तीनों पुत्र रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी के साथ ही विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडेय और आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दिग्विजय रनायक जो है वो भी चौथे उर्फ जय और बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष तिवारी भी सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर विनय शंकर तिवारी ने कहा कि 2017 में जनता के बड़े जो समर्थन और उत्साह से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र नहीं राजतंत्र अपनाया है। लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई है, काम किसी का और पत्थर अपना लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम सरकार नहीं कर रही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई बजट नहीं दिया गया और गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाति विशेष के लोगों को नियुक्ति दी गई है और इस सरकार में ब्राह्मण समाज का लगातार अपमान किया गया है। इस सरकार ने एनकाउंटर की नीति अपनाई है।
कहा जा रहा है कि तिवारी परिवार के सपा में शामिल होने से सपा पूर्वांचल से पहले ही ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कई पार्टियां, जो अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने भी सपा का गठबंधन हो चुका है और रविवार को बसपा से भी तमाम नेताओं ने सपा की सदस्यता ली है और पायल किन्नर ने भी सपा को समर्थन देने का वादा किया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। उन्हें सपा किन्नर सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर पंजाब इकाई में छिड़े घमासान को शांत कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ ही सिद्धू की ताकत भी कम कर दी गई है। दरअसल खुद सिद्धू के बयानों से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने उनके पर कतर दिए हैं और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि शनिवार को बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि वो एक शक्तिहीन अध्यक्ष हैं। सिद्धू ने पंजाब सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहा। और सिद्धू का यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से 22 जिला संयोजकों की उस सूची को खारिज करने के लिए बाद आया है जिसे पंजाब अध्यक्ष ने ही तैयार किया था। इस सूची में ही सिद्धू ने उन नेताओं के नाम हटा दिए गए थे और जिन्हें पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नियुक्त किया था। अलग अलग विधानसभा चुनाव समितियों में सिद्धू की अनदेखी के बाद अब पार्टी आलाकमान ने 22 जिला संयोजकों की सूची तैयार की है। आपको बता दें कि खबर यह भी है कि जिला संयोजकों को सिद्धू से सलाह लिए बिना ही नियुक्त किया गया था और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बीते मंगलवार को ही जिला संयोजकों की सूची जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम में जुटने को कहा था और इन संयोजकों को ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ ही तालमेल मिलाते हुए काम करने के लिए कहा गया है। बता दें आपको कि सिद्धू ने जिस तरीके से सुनील जाखड़ की ओर से नियुक्त किए गए जिलाध्यक्ष को हटाया है और इसके साथ ही जाखड़ नाखुश दिखाई दिए थे और उन्होंने यह मुद्दा जो है राहुल गांधी के सामने भी उठाया था। वहीं खबरों की माने तो जाखड़ ने राहुल गांधी को सूचित किया था कि सिद्धू के मनमाने फैसले में पार्टी नेताओं के बीच नाराजगी है। इस बीच पंजाब कांग्रेस की कलह फिलहाल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और विधानसभा चुनाव से पहले ही सुल्तानपुर लोधी और कादिया सीट पर उम्मीदवार को लेकर भी पहले ही अलग अलग धड़े बट गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को सुल्तानपुर लोधी सीट पर भी विधायक नवतेज सिंह चीमा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, जबकि इस सीट के कैबिनेट मंत्री और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले राणा गुरजीत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कादिया सीट पर भी विधायक फतू जंग बाजवा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जबकि यहां से पूर्व पंजाब कांग्रेस के प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा चुनाव लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों को राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष से ही दूर रहने को कहा है, जिसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला किया है। अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओवैसी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि शादी करेंगे ना बैचलर मत रहना, बैचलर बहुत परेशान रहते हैं और घर में पत्नी रहे तो आदमी का दिमाग भी शांत रहता है। दरअसल ओवैसी मुस्लिम युवाओं से ये पूछ रहे थे कि क्या वे अपने बच्चों को अनपढ़ और गरीब की रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा अभी 18-19 साल के हैं, जल्द ही उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। इसके आगे ओवैसी ने युवाओं से पूछा, शादी करोगे ना? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को उनके अधिकार ना मिले? आपको बता दें कि ओवैसी ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता से ही मुसलमानों को क्या मिला और हमें नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिला, निर्णय लेने में हमारी भागीदारी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। ये कहते हुए ही धर्मनिरपेक्षता शब्द से ही मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र में केवल 22% मुसलमान प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, जबकि केवल 4.9% मुसलमान स्नातक हैं। ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में आपको बता दें कि मुसलमान भूमिहीन है और क्या कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना का दिल सिर्फ
मराठों के लिए ही धड़कता है। ओवैसी ने मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का भी उल्लेख करते हुए, जिसे ओमिक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए भी लाया गया था। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इस महीने के अंत में राहुल गांधी के महाराष्ट्र की राजधानी के दौरे पर कर्फ्यू लागू रहेगा और उस समय ओमिक्रॉन नहीं बल्कि सत्ता की शक्ति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में बैंक को लेकर शामिल हुए थे और इसमें आपको बता दें कि डिपॉजिट फर्स्ट 5 लाख रुपए के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर आधारित समारोह में कहा कि हम जानते हैं कि इस बैंक में डूबने पर कई दिनों तक खबरें चलती रहती हैं और आज देश में बहुत बड़ा बदलाव किया, बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है जिसमें जमाकर्ता को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है और इसकी भी इतनी ही चर्चा मीडिया में हो और इससे देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा और हो सकता है कि भविष्य में बैंक डूबेगा लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक जरूरत वापस मिलते हैं। इस व्यवस्था में ही 98% लोग कवर हो चुके हैं और एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तब जमाकर्ता को अपना ही पैसा पाने में नाक दम करना पड़ता था और चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा करवाता है और खासकर फिक्स सैलरी वाले लोग, और लेकिन गलत नीतियों के कारण ही जब बैंक डूबता है तब इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं पूरी जिंदगी की फंस जाती है। लेकिन अब 3 महीने के अंदर ही जमाकर्ता को पैसा मिलेगा, ये कानून के दायरे में आ चुका है। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सहकारी बैंकों के जमा खाते में भी आते हैं और इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर भी तहत जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट, चालू खाते और रैंकिंग डिपॉजिट भी आते हैं। बैंक सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बैंक डिपॉजिट को लेकर भी 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये 1 लाख रुपए था। इसके तहत बैंक के डूबने पर भी 5 लाख रुपए मिलते थे और इसके साथ उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही समाप्ति पर पूर्ण रूप से संरक्षित खातों की संख्या भी 98.1% पहुंच गई थी। चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। इटली से चंडीगढ़ आए युवक में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पाया गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। राहत की खबर यह है कि युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की जो कोरोना की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इटली से 20 वर्षीय युवक भारत 22 नवंबर को पहुंचा था और उसके बाद वो अपने चंडीगढ़ रहने वाले रिश्तेदारों के पास गया था। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने उसकी कोरोना की जांच कराई तो वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद से ही 1 दिसंबर को नई दिल्ली ओमिक्रॉन की जांच के लिए उसका नमूना भेजा गया। उसी दिन ही इस युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जांच की गई तो वो नेगेटिव आई है। हालांकि सभी को क्वारंटीन रखा गया है। 11 दिसंबर को युवक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली तो उसमें कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पाया गया है और अब रविवार को युवक का दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाएगा। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और इससे पहले नवंबर के अंत में चंडीगढ़ में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक यात्री, उसकी पत्नी और नौकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 निवासी 38 साल का पुरुष 21 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ आया था और एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे एहतियात पर ही घर वापस कर दिया गया था। 29 नवंबर को दोबारा की गई आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट में वो, उसकी पत्नी और नौकर संक्रमित पाए गए थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सख्ती कर दी है। हाई रिस्क वाले 8 देशों के लौटे यात्रियों पर एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोविड टेस्ट के साथ ही यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।